आज हम लोग ये केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। ये टॉपिक का नाम होगा हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन हम लोग बोलेंगे कि इसको ये है क्या, इसका सारा डिटेल, ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये कहाँ पर और किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ये सारा डिटेल हम लोग को आज देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है। कहता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है ये चीज मालूम होगा। मान लेते हैं प्रत्येक एटम में हमारा सब ऑर्बिट होता है या सबसेल होता है, जो सबसेल हमारा एस पी डी और एफ होता है। एस सब ऑर्बिट के पास हमारा एक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, पी के पास हमारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो 3 होता है। यहाँ पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये मालूम होगा कि एस जो एक एटॉमिक ऑर्बिटल है इसका शेप इस प्रकार से स्फेरिकल होता है। पी जो हमारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसके पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है और इसका शेप डंबल की तरह होता है इस प्रकार से। एक एक्स एक्सिस पर डंबल होता है, दूसरा जो इसका शेप होता है जो वाई एक्सिस पर डंबल इस प्रकार से होता है, तीसरा जो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो हमारा जेड एक्सिस पर ये डंबल होता है। तो इसी प्रकार से हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। केमिकल बॉन्ड बनने के क्रम में ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना है। ओवरलैप जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये हो गया एस, पी का एक्स ऑर्बिटल हो गया, दूसरा ये हमारा हो गया पी का एक्स ऑर्बिटल। ये भी अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल ये डायरेक्शन में चले, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ये डायरेक्शन में चले, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरमिक्सिंग करता है। इंटरमिक्सिंग मतलब समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। चलिए ये हम एक्सिस को भी दिखा दिए। अब ये दोनों जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिलेगा तो हमारा जो नया एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। देखिए हुआ यहाँ पर क्या कि ये वाला इधर का एटॉमिक ऑर्बिटल ये था, इधर का एटॉमिक ऑर्बिटल ये था। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का ये इतना सा ये जो भाग है वो दोनों भाग एक दूसरे के साथ क्या हो गया, मिल गया। तो मिल जाएगा तो ये भाग हमें दिखेगा नहीं, ये भाग हमें ऐसा दिखेगा। तो देख रहे हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिला यानी इंटरमिक्सिंग किया, तो एक नए ऑर्बिटल का निर्माण कर दिया। ये जो नया ऑर्बिटल है इस ऑर्बिटल को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो हमारा नए ऑर्बिटल का निर्माण हुआ इस ऑर्बिटल को हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं या इंटरमिक्सिंग होते हैं तो एक नए ऑर्बिटल का निर्माण होता है जिसे हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने का घटना ही क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। चलिए तो हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनेशन क्लियर हो गया। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो एक नए एटॉमिक ऑर्बिटल का निर्माण होता है जिसे हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं और वही घटना कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। The intermixing
इंटरमिक्सिंग या इंटरमिक्सिंग के जगह पे लिख सकते हैं ओवरलैपिंग ऑफ टू और मोर देन टू एटॉमिक ऑर्बिटल टू ईच अदर, then formed a new orbital is called hybrid orbital, and this phenomenon is called हाइब्रिडाइजेशन। बात क्लियर हुआ? दो एटॉमिक ऑर्बिटल या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो एक नए ऑर्बिटल का निर्माण होता है। उस नए ऑर्बिटल को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने का घटना ही क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। प्रश्न आता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान देना है, ओवरलैपिंग जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक हमारा एक्सियल ओवरलैपिंग होता है और एक हमारा पैरेलल ओवरलैपिंग होता है। पैरेलल ओवरलैपिंग। अब एक्सियल और पैरेलल ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? जैसे मान लेते हैं कि px है तो ओवरलैप करेगा किसके साथ? px के साथ। अगर py है तो ओवरलैप करेगा किसके साथ? py के साथ। अगर pz है तो ओवरलैप करेगा किसके साथ? pz के साथ। तो यहाँ पे सेम एक्सिस, एक ही एक्सिस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, बट एक ही डायरेक्शन में करना चाहिए। एक ही डायरेक्शन बोलने का क्या मकसद यहाँ पर हुआ उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे px कहने का मतलब ये x एक्सिस पर है, तो दूसरा भी जो हमारा px ऑर्बिटल जो होना चाहिए वो x एक्सिस पर। अगर ये वाला ऑर्बिटल ये डायरेक्शन में गया, ये वाला ऑर्बिटल ये डायरेक्शन में गया, तो जिस एक्सिस पर ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है अगर वही डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो ऐसे ओवरलैपिंग को हम लोग बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। और अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पर हैं, सपोज दैट ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो एक्स एक्सिस पर है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा ये भी एक्स एक्सिस पर ही है, लेकिन ये गया ये डायरेक्शन में, ये गया ये डायरेक्शन में, और यहाँ पर अगर इंटरमिक्सिंग होता है, देखिए यहाँ पर इंटरमिक्सिंग के बाद ये जो हमारा बनता है वो ऐसा भाग होता है। लेकिन यहाँ पर जो इंटरमिक्सिंग होगा इस केस में तो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। मतलब यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हुआ वो देखिए इस प्रकार से इतना सा भाग ओवरलैपिंग हुआ, और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुआ वो ये वाला भाग हुआ। तो ऐसे ओवरलैपिंग को हम लोग एक्सियल बोलेंगे, और यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है ये हमारा कौन सा ओवरलैपिंग कहलाएगा? पैरेलल ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग दो ही प्रकार से हो सकता है, या तो एक्सियल होगा नहीं तो पैरेलल होगा। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सियल और पैरेलल समझ में आ गया। आपको एक चीज और याद रखना है कि अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो एक्सियल ओवरलैपिंग हमेशा जो ओवरलैपिंग का जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे ज्यादा सा भाग ओवरलैप करता है, यहाँ पे बहुत ही कम ये भाग जो है बहुत सा कम एरिया ओवरलैप करता है। एक्सियल ओवरलैपिंग के कारण जो हमारा बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, और ये पैरेलल ओवरलैपिंग है, इसके कारण हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। याद रखना है, ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्डेड इज फॉर्म्ड, ड्यू टू पाई पैरेलल ओवरलैपिंग पाई बॉन्डेड इज फॉर्म्ड। चूंकि एक्सियल ओवरलैपिंग में एरिया ज्यादा कवर करता है, इसी वजह से ये सिग्मा बॉन्डेड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और पाई बॉन्डेड जो होता है वो वीक होता है।
चलिए तो यहाँ पे हम लोग डिटेल ये बात करते हैं कि आखिर ये अब हम लोग यहाँ पे हाइब्रिड और वाइटल तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग निकालने के लिए सीखते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल। ये नंबर ऑफ हाइब्रिड और वाइटल किस प्रकार से निकाले जाते हैं इसके मेथड को समझते हैं। ऐसे इसके बहुत सारे मेथड है, जिसको में पहला मेथड हम आपको बताते हैं वो वैलेंसी का यूज करके, यूजिंग वैलेंसी। तो देखिए जिस मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम का अगर आपको हाइब्रिड और वाइटल निकालना है, उस मॉलिक्यूल्स का सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, वैलेंसी। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा प्रत्येक एटम का वैलेंसी। वैलेंसी मतलब हो गया किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा वही इलेक्ट्रॉन्स हमारा कहलाता है वैलेंसी। तो जैसे देखे मान लेते हैं कि हमारा जो एटम है वो एक वैलेंसी वाला जो एटम है वो ये है हेलिना के रूबी कैसे फ्रांस गई। दो वैलेंसी वाला है बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी, ये हमारा दो वैलेंसी वाला एटम है। तीन वैलेंसी वाला हमारा होता है बाल गंगाधर तिलक। चार वैलेंसी वाला होता है कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू। पांच वैलेंसी वाला होता है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। छह वैलेंसी वाला होता है ओस से टीपो। 7 वैलेंसी वाला होता है फ्रूटी कल बिहार आई आते आते। तो अगर आप इतना का वैलेंसी याद रखते हैं तो आपसे लगभग जो भी सिंपल क्वेश्चन जो आते हैं उसका आप आसानी से हाइब्रिड और वाइटल निकाल सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब ये वैलेंसी तो क्लियर हो गया, वैलेंसी पूछेगा तो आ जाएगा। अब ध्यान देना है, अगर वैलेंसी इसका रूल को समझना है, करना क्या है, कहता है कि वैलेंसी 2 या 2 के बराबर हो, 8 या 8 से छोटा हो, तो इस केस में वैलेंसी में हमें डिवाइड कितने से देने होंगे, 2 से। अगर 8 से ज्यादा वैलेंसी हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से क्या है, ज्यादा है, लेकिन ये 56 या 56 के बराबर भी है, तो इस केस में हम लोग भागा देंगे 8 से। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 56 से कितनों भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उस केस में हम लोग को भागा देना होगा 18 से। जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लेते हैं हमारे पास जो कंपाउंड्स है वो H2SO4 है। अब H2SO4 हमारे 3 एटम को मिलाने से बना है हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का एटम हो गया 2 गुना हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो 2 गुना क्या लिखेंगे 1 प्लस सल्फर का कितना एटम है 1 एटम, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो 1 गुना क्या लिखेंगे 6 प्लस ऑक्सीजन का कितना एटम हो गया 4 एटम, और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 एकम 2 हो गया, 6 और एकम 6 हो गया, और 6 चौको 24, ये हमारा 24 और 34 और 2 कितना आ गया 32। तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी जो निकाल के देखे वो कितना आया 32। अब करना क्या है, ध्यान दीजिए, हमारा रेंज देख रहे हैं कि 32 इस रेंज में नहीं है, 32 हमारा ये रेंज में है, तो 32 में हमें डिवाइड जो देना होगा कितना से देना होगा 8 से, तो 8 चौको 32, मतलब ये यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट यानी जो भागफल आया कितना आया 4 आया। तो कह सकते हैं कि हाइब्रिड और वाइटल ऑफ H2SO4, जब H2SO4 का हाइब्रिड और वाइटल निकालेंगे तो ये हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा 4 मिलेगा।
चलिए तो किसी और का हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल के देखें। H2SO4 का समझ में आ गया। मान लेते हैं कि हम PCl5 का निकालना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस का एक एटम है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। क्लोरीन का 5 एटम है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। तो 5 एटम 5 और 7 बचे 35, 35 और 5 हो गया 40। तो 40 हमारा कौन से रेंज में है, ये रेंज में है। तो कितना से डिवाइड देना होगा, 8 से। तो चलिए 40 में अगर 8 से हम भागा दे देते हैं तो 8 बचे 40, ये कट जाएगा तो भागफल कितना आ गया, 5 आ गया। तो कह सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ PCl5 इज इक्वल टू 5। PCl5 का हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा 5 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। चलिए एक दो क्वेश्चन का और हम निकाल करके दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हम निकालना चाहेंगे A3PO3 का। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का 3 एटम है तो 3 गुना 1 प्लस फास्फोरस का 1 एटम है तो 1 गुना 5, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। ऑक्सीजन का कितना एटम है, 3 एटम, तो 3 गुने 6। सोल्व करेंगे, ये 3 आ गया, प्लस में 5 आ गया, प्लस में 6 दिया 18। इसको जोड़ेंगे तो 18 और 5 कितना, 23 और 3 26। हमारा यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 26 आ गया। अब देख रहे हैं कि ये 26 जो है वो हमारा किस रेंज में है। तो देख रहे हैं कि 26 जो है वो 8 से बड़ा है और 56 से छोटा है। तो 26 में कितना से भागा देना होगा, 8 से। तो हमारा मिला 8 दिया 24। तो यहाँ पे शेष क्या बचा, 2। तो अब सोचेंगे कि क्या हम यहाँ पे दशमलव में रिजल्ट ला दें। तो देखिए आपको दशमलव में रिजल्ट नहीं लाने हैं। अब सोचना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा अब 26 नहीं बचा, अब जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 2 बचा। लेकिन जब 2 बचता है तब कितना से डिवाइड देते हैं, 2 से। तो चलिए यहाँ पर जो 2 बचा इसको फिर हम कितना से डिवाइड देंगे, 2 से। एक बार में लगा देंगे तो ये क्या कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ A3PO3 जो है ये हमारा यहाँ पर 3 मिला और 1 यहाँ मिला। तो 3 + 1 कर देंगे, मतलब हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आप किसी भी एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल, किसी भी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिड ऑर्बिटल आसानी से इस मेथड के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस याद रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 के बराबर या 2 से बड़ा, 8 के बराबर या 8 से छोटा होगा तो 2 से डिवाइड देंगे। 8 से बड़ा 56 के बराबर या छोटा होगा तो 8 से, 56 से बड़ा कितना भी होगा तो 18 से। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करने का मेथड हम सिखा चुके, इसलिए अब इसे आगे देखते हैं। क्या कोई दूसरा मेथड भी होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल को याद रखने का या निकालने का। तो इसका एक मेथड और हम आपको समझा रहे हैं। ये मेथड में क्या करते हैं वो समझना है। हम लोग यहाँ पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही यूज करेंगे। इसको में डायरेक्ट एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मूला लिखते हैं जो होता है 1/2 गुना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो थोड़ा सेंट्रल एटम समझ जाते हैं क्या होता है। जैसे मान लेते हैं जी हम लोग H2SO4 का निकालें, तो सेंट्रल एटम पता करने के कुछ मेथड है। जैसे सेंट्रल एटम बोलेंगे किसको, तो पहला बात मॉलिक्यूल्स में जिस एटम की संख्या सबसे कम होगा, पहला कंडीशन
लेस नंबर ऑफ एटम इन मोलिक्यूल। दूसरा, अगर नंबर ऑफ एटम दो गो की इक्वल है तो हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये दोनों रूल को जो फॉलो करेगा वही हमारा सेंट्रल एटम होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे कम जो संख्या है वो सल्फर का है, तो सल्फर हमारा हो जाएगा सेंट्रल एटम। अगर हम K2Cr2O7 लिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा सेंट्रल एटम। H3PO4 लिए तो सेंट्रल एटम हमारा फास्फोरस हो जाएगा। HNO3 लिए तो यहाँ पे देखिए दोनों का संख्या बराबर है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो फिर भी यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है नाइट्रोजन का ज्यादा है, तो सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो सेंट्रल एटम आपको पता करने आ जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं मोनोवैलेंट एटम कौन है। तो मोनोवैलेंट एटम के लिए हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि जो एक बॉन्ड बनाता है उसको हम लोग मोनोवैलेंट एटम बोलते हैं। और एक बॉन्ड बनाने वाला एटम कौन कौन है आपका, ये होता है हालिना केरुबी कैसे फ्रांस गई, हालिना केरुबी कैसे फ्रांस गई, ये आपका मोनोवैलेंट एटम है। और ये होता है फ्रूटिकल बिहार आई, ये आपका मोनोवैलेंट एटम है। बस इधर से आपका ये 6 और इधर से ये 4, यही 4 और 6 हमारा मोनोवैलेंट एटम है। बाकी जितना भी है वो कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं होता है। अब एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे आपको अगर बोला जाए कि H2O का हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालिए, तो कह सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारा कौन होगा, ऑक्सीजन। कम संख्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा। चलिए प्लस हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन कैसा एटम है, मोनोवैलेंट जी है। तो हाइड्रोजन एटम की संख्या कितना हो गया, 2। तो 6 + 2 करेंगे तो 6 और 2 कितना हो गया, 8/2, मतलब हमारा रिजल्ट क्या मिला, 4। तो ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया 4, किसके लिए, H2O के लिए। अब अगर यही एग्जाम्पल हम निकाल के देखते हैं H2SO4 के लिए, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू, यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारा कौन है, सल्फर है, तो 1/2 सल्फर का हाइब्रिड ऑर्बिटल, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, लेकिन ऑक्सीजन हमारा मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो इस फॉर्मूला में हमें सिर्फ क्या लेना है, मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, डाईवैलेंट कुछ नहीं लेना है, बस सिर्फ लेना है मोनोवैलेंट। तो मोनोवैलेंट हमारा दूसरा कौन हुआ, हाइड्रोजन। संख्या कितना है जी, 2। तो बोलो 6 और 2 कितना, 8। 8 को अगर हम 2 से डिवाइड देते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 4। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल H2SO4 का कितना आ गया, 4। मान लेते हैं कि हम PCl5 का निकालेंगे जी, तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। बोलो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, क्लोरीन जो है वो मोनोवैलेंट एटम है, और नंबर ऑफ एटम क्लोरीन इज 5। तो 5 + 5 10, 10 को 2 से डिवाइड देंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 5। समझ में आ रहा है। तो किसी का भी हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ये फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग किसी का भी हाइब्रिड ऑर्बिटल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो क्या कोई और मेथड होगा, देखिए ये फर्स्ट और सेकेंड जो दोनों मेथड है, इस दोनों मेथड से हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल लगभग सारे मॉलिक्यूल्स को निकाल सकते हैं, एक्सेप्ट जिसका सेंट्रल एटम जो होगा एक से ज्यादा हो जाए। जैसे हम लिए थे K2Cr2O7, यहाँ पे सेंट्रल एटम क्रोमियम है और वो भी क्या एटम है, 2 एटम। तो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल ये दोनों में से किसी भी मेथड के द्वारा निकालना पॉसिबल नहीं है। तो आखिर ये सब का हम लोग कैसे निकालते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस बात को समझना और सीखना है। जैसे मान लेते हैं कि CO2 का आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेगा, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम तो एक ही है, तो जी इस मेथड से निकाल सकते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम कोई नहीं है तो 0 हो जाएगा। 4 + 0 यानी 4/2, मतलब क्या आ गया, 2। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आ गया। चलिए, तो इसके आगे अब देखते हैं
हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैलकुलेट करने का एक और यानी लास्ट मेथड है, जिसको तीसरा मेथड हम लोग बोलते हैं यूजिंग स्ट्रक्चर। हम लोग स्ट्रक्चर का उपयोग करके और हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल देंगे। स्ट्रक्चर का यूज कैसे करेंगे थोड़ा सा समझना है। हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जिस एटम का हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना रहेगा उससे जुड़ा हुआ डायरेक्ट हम लोग देखेंगे कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, और प्लस में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका निकालना है उसी का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है। अब ये सिग्मा बॉन्ड को कैसे पता करेंगे इसको थोड़ा समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एटम है जिसको में सिर्फ हमें एक बॉन्ड मिल रहा है, तो एक बॉन्ड मिल रहा है तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है ये सिर्फ हमारा कौन सा बॉन्ड होगा, ये हमारा सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर ए और बी के बीच में ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर एक हमारा सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और दूसरा जो है ना ये हमारा कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, पाई बॉन्ड। अगर कहीं पे दो एटम के बीच में दो बॉन्ड नहीं बल्कि कितना तीन बॉन्ड है तो ये हमारा कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड, और ये जो शेष जो दो बॉन्ड इसका बच गया ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। या फिर नीचे या कोई भी एक सिग्मा बॉन्ड शेष दो पाई बॉन्ड। तो याद रखना है सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल में भी एक ही सिग्मा होता है, ट्रिपल बॉन्ड जहां बन गया वहां पर भी एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। चलिए तो ये बात क्लियर हो गया। आप सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड को देख करके पता कर लेंगे कि कहाँ पे हमारा सिग्मा बॉन्ड बना और कहाँ पे हमारा पाई बॉन्ड बना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमको सिग्मा बॉन्ड को जोड़ना है और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी जोड़ना है। चलिए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं NH3 का, तो NH3 का स्ट्रक्चर आप जब बनाते होंगे तो नाइट्रोजन के साथ हमारा कितना हाइड्रोजन आ जाता है, नाइट्रोजन के साथ हमारा हाइड्रोजन आता है 3, इस तरह से। अब देखते हैं कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो था वो 5 था, तो 3 तो यहाँ पे बॉन्ड में है तो 2 यहाँ पे इस प्रकार से मिलेगा। तो कह सकते हैं कि इस में नंबर ऑफ जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितना सिग्मा बॉन्ड नाइट्रोजन बनाया, 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाया, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गया 3। क्या यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है जी, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो 3 + 1 मतलब हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 निकाल दिए। और किसी का देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हम एथीन का देखें। एथीन में जी हमारा CH2C2H4 होता है। इसका स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो कार्बन इस प्रकार से डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन होता है। हम इस कार्बन का या इस कार्बन का किसी भी एक कार्बन का निकाल सकते हैं। तो हम लोग को ऐसा नहीं कि पूरा मॉलिक्यूल्स में देखना नहीं, जिससे जुड़ा हुआ डायरेक्ट रहेगा सिर्फ उसका सिग्मा बॉन्ड देखना है। जैसे अगर हम यहाँ पर इस कार्बन का निकालना चाहेंगे तो ये कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बना, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, तो टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड ये कार्बन बनाया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो है वो सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, 3। क्या इसके पास कोई लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है जी, नहीं। कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और 4 यहाँ पे बॉन्ड है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल जब 3 + 0 लिखेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 3। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल्स का आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज कीजिए, या फिर उस मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम और मोनोवैलेंट एटम का यूज कीजिए, या फिर आप उसका स्ट्रक्चर बनाइए। ज्यादा बेहतर है कि आप उसका स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बाद ही उसका आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालिए। इससे गलती होने की चांसेस कम जाते हैं यदि आप स्ट्रक्चर सही से बना लेते हैं तो। चलिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आप किसी भी 3 में से किसी भी एक मेथड के द्वारा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया तो इससे क्या फायदा होगा, ध्यान देना है।
अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, HO मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया तो इससे आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे ध्यान देना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी एक नहीं हो सकता है, कभी एक एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेगा, कम से कम करेगा तो 2 करेगा, तो ये कम से कम कितना आना चाहिए, 2 आएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन या तो एस उसमें भाग लेगा और एक पी का लेगा, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या मिलेगा, एस पी। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा sp2। हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होगा तो मिलेगा sp3। ये 5 होगा तो sp3d मिलता है, 6 होगा तो sp3d2 मिलता है, ये 7 होगा तो sp3d3 मिलता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लेते हैं तो आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। इस हाइब्रिडाइजेशन को याद रखेंगे। 2 होगा तो एस का एक पी का एक मिलकर के 2 हुआ, 3 हुआ तो एस का एक पी का 2। ये समझ में आ रहा है कि पी का हम मैक्सिमम 3 ही क्यों लिए। ध्यान दीजिएगा, एस का एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल होता है तो एस एक से ज्यादा नहीं है। पी का एटॉमिक ऑर्बिटल कितना होता है जी, 3 होता है, तो 3 से ज्यादा नहीं है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी का भी 7 से ज्यादा कभी नहीं आएगा, इसलिए हमारा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया और ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गया। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालने के लिए सीख लिए। अब अगले क्लास में ये चीज सीखना है कि आखिर किस प्रकार से हम लोग एक मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड एंगल वगैरह है ये सब कैसे निकालते हैं, और भी उसके बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में जानना है। तो प्लीज अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके आगे के वीडियो को देखें, ताकि हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले और उसके वजह से हमें लगे कि नहीं आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिससे हम और अपने वीडियो को अच्छे तरह से बना सके और आपको आसानी से उस वीडियो को दिखा सके। थैंक यू। तो आज इतना ही।